नमस्कार। यूपी पीसीएस कॉर्नर्स में आपका स्वागत है। और हम लोग यहाँ पर जो पीसीएस 2024 के लिए 50 डेज का रिवीजन शेड्यूल लेके चल रहे हैं, उसका आज डे 10 का वीडियो है, जिसमें हम लोग आज गुप्त काल के बारे में बात करेंगे। गुप्त काल के बारे में बात करने के साथ साथ जो ज्योग्राफी का टारगेट है, वो आज आपको मिट्टियाँ और जो वेजिटेशन यानी कि वनस्पतियाँ हैं उनके बारे में पढ़ना है। बजट और इकोनॉमिक सर्वे आपका चल ही रहा है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं बजट और इकोनॉमिक सर्वे का भी एक वीडियो बनाकर 1-2 दिन में आपको दे दूं। ठीक है। और आर्टिकल्स आपको आज जो तैयार करने हैं वो आर्टिकल 91 से लेके 100 तक के आर्टिकल्स आपको तैयार करने हैं। उम्मीद है कि आपका रिवीजन अच्छा चल रहा होगा और इन वीडियोस से आपको हेल्प मिल रही होगी। अगर इन वीडियोस से आपको हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए कि आपको कितनी हद तक इन वीडियोस से हेल्प मिल पा रही है, जो भी लोग देख रहे हैं। ठीक है। तो गुप्त एज की अगर हम लोग शुरुआत करें, गुप्त काल की शुरुआत करें, तो हम लोगों ने पिछली क्लासेस में मौर्य और मौर्यों के बाद के जो शासक हैं उनको देख लिया था। मौर्य के बाद के शासकों की बात की जाए तो मौर्यों के बाद के शासकों में हम लोगों ने देखा था कि मगध में अगर देखा जाए, शुरुआत से ही देख लेते हैं, तो मगध में हम लोगों ने देखा था कि मगध में हमारे पास सबसे पहले जो शासन शुरू हुआ था वो बृहद्रथ वंश का शुरू हुआ था। मगध में पहला शासन हुआ था बृहद्रथ वंश का। बृहद्रथ वंश के बाद हमारे पास आया था हरण्यक वंश। हरण्यक वंश के बाद आया था शिशुनाग वंश। ये क्रम भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। शिशुनाग वंश के बाद आया था नंद वंश। नंद के बाद आए थे मौर्य। मौर्यों के बाद आए थे शुंग। शुंग के बाद कण्व आए थे और कण्वों के बाद आए थे या आएंगे अब गुप्त। बीच में हम लोगों ने कुछ और चीजें भी देखी, जैसे हम लोगों ने विदेशी आक्रमणकारियों को देखा, जिनमें से इंडो बैक्ट्रियंस थे, जिनमें से शक थे, जिनमें से कुषाण थे। ठीक। दूसरी चीज एक और यहाँ पर है कि हम लोगों ने सातवाहनों को भी देखा था, जिनको आंध्रभृत्य कहा जाता है। और हम लोगों ने बात की थी कि सातवाहन शासक जो पहला जो था शासक सिमुक था, उसने कण्व के वंश के अंतिम शासक जो सुशर्मा या सुशर्मन था उसकी हत्या करके सत्ता हथियाई थी। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रख लीजिए, जब यहाँ पर कण्व को मार के सातवाहन सत्ता हथियाते हैं, तो सातवाहन बेसिकली सत्ता जो हथियाते हैं वो महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश जैसे इन एरियाज में अपनाते हैं। इनका मगध में कोई भी नहीं होता है। साथ ही साथ कण्वों के बाद यहाँ पर इस समय कुषाण भी हैं। ठीक है, जिनमें कनिष्क, विम कैडफिस और कुजुल कैडफिस जैसे शासक थे। कण्व के ठीक बाद गुप्त नहीं आते हैं। बेसिकली कण्व के बाद कुछ प्रांतीय शासन जैसे कुषाण और दूसरे शासक वहां पर काम करने लगते हैं, और जो गुप्त हैं, गुप्त बेसिकली कुषाणों के सामंत होते हैं। और बाद में ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित करके अपने आप को शासक घोषित कर देते हैं और मगध में गुप्त वंश की शुरुआत होती है। तो वो मगध साम्राज्य जो कण्वों के बाद से थोड़ा सा हाशिए में चला गया था, वो अब गुप्तों के बाद दोबारा से उभर कर सामने आता है। इसीलिए गुप्तों के समय जो मगध साम्राज्य आता है, इसका उत्कर्ष होता है, उसको हम लोग बोलते हैं द्वितीय मगध साम्राज्य। क्या बोलते हैं? द्वितीय मगध साम्राज्य। क्योंकि बीच में थोड़ा सा ये खो गया था। खो मतलब इतना भी इरिलेवेंट नहीं हो गया था, लेकिन वो जिस उरूज पर इसको मौर्यों वगैरह शुंगों ने पहुंचाया था वो थोड़ा सा डाउन हो गया था, और गुप्त इसको फिर से दोबारा लेके आते हैं। गुप्तों की अगर बात की जाए तो गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग या स्वर्ण काल कहा जाता है। इसके कई सारे कारण हैं, और गुप्त शासक अपनी दैवीय उत्पत्ति में विश्वास करते थे। वो ये मानते थे कि जो हम राजा बने हैं, हमारे अंदर देवता का अंश है, ईश्वर का अंश है, इसीलिए हम यहाँ पर शासक बने हैं। और ये चीज इनकी उपाधियों में देखने को भी मिलती है। हम लोग जब गुप्त शासकों की उपाधियां देखेंगे तो उन उपाधियों में देखने को मिलेगा कि वो अपने आप के अंदर जो दैवीय शक्ति है, दैवीय उत्पत्ति है, उसको उससे जाहिर करने की कोशिश करते थे। जैसे मैंने बताया कि गुप्त जो थे बेसिकली कुषाणों के सामंत थे, और गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? श्रीगुप्त था, लेकिन वो स्वतंत्र शासक नहीं था। वो बेसिकली क्या था? वो कुषाणों का सामंत था। है ना? कैसे पता चलता है? इसलिए पता चलता है कि जो श्रीगुप्त था, ठीक, ये श्रीगुप्त जो उपाधि धारण करता था, वो उपाधि धारण करता था वो महाराजा की। और ये जो काल था, इस काल में महाराजा की उपाधि शासक धारण नहीं करते थे, बल्कि कौन धारण करता था? महाराजा की उपाधि धारण करते थे सामंत। तो उस समय सामंतों के द्वारा महाराजा की उपाधि धारण करने का प्रचलन था, और श्रीगुप्त ने महाराजा की उपाधि धारण की थी, इसलिए ये
इन्फरेंस निकाला जाता है कि जो श्रीगुप्त था वो वास्तविकता में एक सामंत था और स्वतंत्र शासक नहीं था। अभी हम लोग इनका जो फैमिली ट्री और जो डायनेस्टी के जो भी रूलर्स हैं उनको देखेंगे तो श्रीगुप्त के बारे में हम लोग और बात करेंगे। और गुप्त वंश की शुरुआत तो श्रीगुप्त ने की थी, लेकिन गुप्त वंश का जो पहला शासक था जिसने इंडिपेंडेंटली रूल करना शुरू किया था वो चंद्रगुप्त प्रथम था। गुप्त काल में नाटकों में स्त्री और शूद्र प्राकृत भाषा बोलते थे, जबकि उच्च वर्ण के लोग संस्कृत बोलते थे। तो जो भी नाटक इस काल के लिखे गए हैं उसमें स्त्रियों और शूद्रों को प्राकृत भाषा बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि उच्च वर्ण के लोगों को संस्कृत भाषा बोलते हुए दिखाया गया है। गुप्त काल के बारे में जो भी हमको जानकारी मिलती है उसके हमारे पास तीन स्रोत हैं। एक साहित्यिक स्रोत यानी कि लिटरेरी सोर्सेज हैं, दूसरे हमारे पास अभिलेखी स्रोत यानी कि एपिग्राफिकल सोर्सेज हैं, और तीसरा हमारे पास इनके जो सिक्के हैं उन सिक्कों से हमको गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। लिटरेरी सोर्सेज की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कुछ मुख्य किताबें हैं, जैसे कामंदक नीतिसार है जो जिसका रचयिता शिखर या कामंदक है। शिखर बेसिकली क्या था, चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रधानमंत्री था, और इसका जो वो है वो प्रशासनिक व्यवस्था से इसका जो कंटेंट है वो रिलेट करता है। दूसरा जो है वो सेतुबंधम सेतुबंध काव्य या सेतु काव्य नाम का एक बुक है जो वाकाटक राजा प्रवर सेन ने लिखी थी, और इस पर उसने लंका पर राम के आक्रमण का उल्लेख किया है, वर्णन किया है। तीसरी है कौमुदी महोत्सव जो लिखी है किसने, विज्जिका या किशोरिका ने। ठीक है, इसमें मगध की तत्कालीन राजनीतिक अवस्था का उल्लेख किया गया है। देवी चंद्रगुप्तम विशाखा दत्त की है जिसमें चंद्रगुप्त द्वितीय व रानी ध्रुव देवी की कथा का वर्णन किया है। यहाँ पर बेसिकली ये ध्यान रखने वाली बात है कि चंद्रगुप्त द्वितीय और रामगुप्त दो भाई थे, जिनमें रामगुप्त बड़ा भाई था और चंद्रगुप्त द्वितीय जो था वो छोटा भाई था। और रामगुप्त की पत्नी का नाम था ध्रुव देवी। रामगुप्त की पत्नी का नाम ध्रुव देवी था, और यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा रामगुप्त की हत्या करने के बाद ध्रुव देवी से विवाह कर लिया जाता है। और यही कथा जो है यश देवी चंद्रगुप्तम का जो कंटेंट है वो है, उसका जो बेस है वो यही कथा है। विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस है जो मूलतः मौर्य वंश की स्थापना से संबंधित है, लेकिन इसमें गुप्त वंश की शुरुआती काल का, शुरुआती शासकों का, उसकी स्थापना का भी उल्लेख मिलता है। मृच्छकटिकम शूद्रक है, और इसमें गुप्त काल की जो सामाजिक अवस्था है उसका बहुत ही अच्छा चित्रण करके रखा गया है। और इसमें गुप्त काल के एक ब्राह्मण चारुदत्त और एक गणिका जो वसंत सेना है उसकी उनकी प्रेम कहानी का वर्णन, और इस पर एक फिल्म भी बनी है जिसका नाम था उत्सव, जिसमें वसंत सेना का जो रोल था वो रेखा ने किया था और चारुदत्त का जो रोल था वो शेखर सुमन ने किया था। फिर है कथा सरित सागर जिसके रचयिता सोमदेव हैं, और ये दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय संस्कृति के विस्तार से संबंधित है, और गुप्त काल का भी इसमें ठीक ठाक आपको वर्णन देखने को मिलता है। इसके अलावा कामसूत्र जो वात्स्यायन ने लिखी है उसमें भी गुप्त काल के बारे में हमको जानकारी मिलती है। ठीक, इसके अतिरिक्त कुछ और यात्रा वृतांत और बाकी चीजें हैं, जैसे फाहयान। फाहयान एक चीनी तीर्थयात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत आया था। भारत आने के बाद इसने एक अपना यात्रा वृतांत लिखा था जिसका नाम था फू कुओ की। उसमें उसने तत्कालीन सामाजिक और धार्मिक स्थिति की जानकारी दी है। अगर हम भारत आने वाले चीनी यात्रियों को देखें तो यहाँ पर सबसे पहले फाहयान आया, फाहयान के बाद हेनसांग आता है, और हेनसांग के बाद हमारा आता है इत्सिंग। हेनसांग कब आता है, हेनसांग आता है हर्षवर्धन के समय। फायान कब आता है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। और इत्सिंग आता है हेनसांग के कुछ समय के बाद। ये किसके काल में है इसके बारे में कोई एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो इत्सिंग एक अन्य चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत आया था, और इसने यहाँ के गुप्त वंश के संस्थापक के बारे में ये कहा है, श्रीगुप्त के बारे में ये कहा है कि इसने चीनी तीर्थयात्रियों के लिए मृग शिखावन नाम की एक जगह थी, उस मृग शिखावन के निकट एक मंदिर की स्थापना करवाई थी, मंदिर बनवाया था। पुराणों में भी हमको गुप्त वंश का जो है वो वर्णन मिलता है, और गुप्त के बाद के किसी भी वंश का वर्णन हमको जनरली नहीं मिलता है पुराणों में। और गुप्त शासकों की जो सूची है वो सूची हमको वायु पुराण में
मिलती है। वायु पुराण में गुप्त शासकों की सूची भी हमको मिलती है। और अगर हम ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो यहाँ पर कुछ पुराण है जो इतिहास को समझने के लिए हमारे सामने एक अच्छा रोल प्ले करते हैं, जिनमें से एक वायु पुराण है, ब्रह्मांड पुराण है, ब्रह्मांड पुराण है, ब्रह्मांड पुराण के अलावा मत्स्य पुराण है, विष्णु पुराण है और भागवत पुराण है। ये जो पुराण है ये ऐतिहासिक जो हमको दृष्टि है वो भी प्रदान करते हैं, क्योंकि इसमें तत्कालीन जो डायनेस्टीज हैं उनका भी उल्लेख है। जैसे हम लोगों ने देखा था पिछली क्लास में कि सातवाहन वंश के शासकों का उल्लेख मत्स्य पुराण में आपको देखने को मिलता है ना। ठीक। इसके बाद अगर हम देखें तो जो अगले हमारे पास है वो समुद्र अभिलेख हैं, यानी कि एपिग्राफिकल सोर्सेज हैं। यहाँ पर अभिलेखी जो स्रोत हमको मिले उनमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर देखें तो एक है समुद्रगुप्त के जो अभिलेख हैं, उनमें प्रयाग प्रशस्ति है। प्रयाग प्रशस्ति बेसिकली जो लिखी थी वो हरिशेन ने लिखी थी। हरिशेन कौन था? हरिशेन इनका संधि विग्रहक था। संधि विग्रहक हम एक तरीके से बोल सकते हैं, इसको हम विदेश मंत्री से कंपेयर कर सकते हैं। इसको ये भी बोला गया है कि ये युद्ध व शांति का मंत्री था। युद्ध व शांति का मंत्री था, तो विदेश मंत्री से ही रिलेटेड कुछ यहाँ पर था। और ये जो है ये बेसिकली किसमें है? ये चंपू शैली में है, यानी कि इसका कुछ हिस्सा गद्य में है, कुछ हिस्सा पद्य में है। ये जो प्रयाग प्रशस्ति है ये बेसिकली ओरिजिनली जो है वो समुद्रगुप्त का अभिलेख नहीं है। ये जो अभिलेख है, यानी कि ये जो एक पत्थर रहा होगा, शिलालेख है, ठीक, ये यहाँ पर सबसे पहले अशोक का इसमें जो अभिलेख है वो अंकित है। इसी जगह पर इसी पर जो है वो बाद में जो समुद्रगुप्त का मंत्र जो हरिशेन था, हरिशेन ने भी अपनी प्रशस्ति लिखवा दी, जिसमें उसने समुद्रगुप्त की प्रशंसा करी है। और आगे चलकर जो जहांगीर है वो जहांगीर भी इसमें अपना जो है इंस्क्रिप्शन लिखवा देता है। तो एक ही पत्थर में एक ही उसमें तीन लोगों ने अपने अपने लिखवा दिए, ऊपर नीचे कर करके। तो इसमें तीन शासकों का हमको बेसिकली मिलता है लिखा हुआ जो इंस्क्रिप्शन है, अशोक का, समुद्रगुप्त का, और साथ ही साथ किसका? जहांगीर का। और जहांगीर के इस अभिलेख में बीरबल का भी उल्लेख है। किसका उल्लेख है? बीरबल का उल्लेख है। ठीक। जहांगीर का जाहिर सी बात है, फारसी भाषा में हरिशेन जो था वो राजकवि भी था इनके यहाँ का। और ये जो प्रयाग प्रशस्ति था ये बेसिकली कहाँ था? ये बेसिकली हमारे पास अशोक के द्वारा कौशाम्बी में लगवाया गया था। कौशाम्बी में लगवाया गया था और बाद में इसको अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित करवा दिया था। अकबर ने इलाहाबाद के किले में इसको स्थापित करवा दिया था। और अगला जो है वो गया ताम्रपत्र अभिलेख है, यानी कि गया कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। ये बेसिकली एक लैंड चार्टर है, यानी कि भूदान से संबंधित एक अभिलेख है। और इसमें ये कहा गया है कि बुद्ध विहार के निर्माण के लिए गया में एक गांव का दान दिया जा रहा है। यानी कि गया में, कहाँ पर? गया, गया में एक गांव के दान का इसमें उल्लेख है। और ये जो विहार है इस विहार का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? इस विहार का निर्माण किया गया था श्रीलंका के राजा महामेघ वर्मा के द्वारा। देखिए, महामेघ वर्मा अलग है, महामेघ वाहन जो हम लोगों ने पढ़ा था वो अलग है। महामेघ वाहन जो था वो उड़ीसा के चेदी वंश का संस्थापक था। और ये जो महामेघ वर्मा है ये श्रीलंका का एक राजा था जो यहाँ पर एक बौद्ध विहार बनवाना चाहता था। लेकिन ये तो श्रीलंका का राजा है, तो यहाँ पर तो उसके पास जमीन होगी नहीं, तो ये जमीन किससे मांगता है? ये समुद्रगुप्त से मांगता है। और समुद्रगुप्त यहाँ पर उसको एक गांव दान में दे देता है, जहाँ पर श्रीलंका का ये राजा महामेघ वर्मा एक बुद्ध विहार का निर्माण करवाता है। नेक्स्ट हमारा है चंद्रगुप्त द्वितीय के अभिलेख। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का जो सबसे इंपॉर्टेंट अभिलेख है वो महरौली का लौह स्तंभ है। महरौली का लौह स्तंभ बेसिकली इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इतने सालों पुराना है और उसके बाद भी लोहे का होने के बावजूद भी इस पे आज तक जंग नहीं लगी है। ये भी वैज्ञानिकों के लिए एक अचंभे का विषय है और इस पर कई शोध हुए हैं कि आखिरकार इसमें जंग क्यों नहीं लगी है। तो ये जो महरौली का लौह स्तंभ है ये बेसिकली कहाँ है? ये महरौली दिल्ली में है।
और ये बेसिकली कहाँ लगा है? कुतुब मीनार के पास लगा है। कुतुब मीनार के पास लगा हुआ है, संस्कृत भाषा में है। संस्कृत भाषा में है। ये अगर देखें तो ये एक अभिलेख, ये एक प्रकार का स्तंभ है, और इस स्तंभ में जो इसका टॉप है, टॉप पर उल्टा कमल बना हुआ है। इस तरीके से ये उल्टा कमल बना हुआ है। इस उल्टे कमल के ऊपर एक आमलक है, और आमलक के ऊपर गरुड़ ध्वज का अंकन है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर गरुड़ ध्वज का अंकन है। ये शाफ्ट है इसकी। ये क्या है? ये बेसिकली उल्टा कमल है। उल्टे कमल के ऊपर एक आमलक है, और उसके ऊपर गरुड़ ध्वज का अंकन है। ठीक। तो इस पर क्या है? गरुड़ ध्वज का अंकन है। आप मुझे बताइए, गरुड़ किस देवता से संबंधित है? गरुड़ बेसिकली वाहन है। किसका वाहन है? विष्णु का वाहन है। तो गरुड़ ध्वज का सीधा सीधा संबंध किसके साथ हो जाता है? वैष्णव धर्म के साथ हो जाता है ना। जैसे हेलियोडोरस ने बेस नगर में जो लगवाया था, उसको भी गरुड़ ध्वज बोला जाता है, क्योंकि वो वैष्णव या भागवत धर्म से संबंधित था, और उसमें भागवत धर्म में हेलियोडोरस ने अपनी आस्था व्यक्त करी है। मुझे कमेंट में बताइए कि हेलियोडोरस किसके शासनकाल में भारत आया था, और किसके द्वारा भेजा गया था, किसका राजदूत था वो। ठीक है, बताइए मुझे, मैंने बताया है आपको। ठीक। तो गरुड़ ध्वज का संबंध वैष्णव धर्म से हो जाता है, और ये साबित करता है कि जो चंद्रगुप्त है, ये वैष्णव धर्म का पालन करता था। चंद्रगुप्त जो द्वितीय है, ये वैष्णव धर्म का अनुयायी था। ये भी ये साबित करता है मेहरौली का लौह स्तंभ। ठीक। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में हम लोग अभी और पढ़ेंगे आगे। स्कंदगुप्त का अभिलेख, स्कंदगुप्त का सबसे इंपॉर्टेंट अभिलेख है भीतरी अभिलेख। भीतरी कहाँ है? भीतरी उत्तर प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है गाजीपुर। गाजीपुर के पास एक गांव है जिसका नाम है सैदपुर, और सैदपुर में ये भीतरी अभिलेख है। ठीक। इस भीतरी अभिलेख में हमको हूणों के आक्रमण का वर्णन मिलता है कि भारत में हूणों ने आक्रमण किया था। और हूणों के बारे में बात करें तो दो इंपॉर्टेंट हूण योद्धाओं के नाम यहाँ पर मिलते हैं, जिनमें से एक है तोड़ामन और दूसरा है हमारा मिहिर कुल। मिहिर कुल को शैतान का अवतार भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मिहिर कुल को शैतान का अवतार भी कहा जाता था। ये ध्यान रखिएगा। ये दो हूण योद्धा थे। हूणों के बारे में हम लोगों ने बात की थी ना, कि हूण कहाँ थे? हूण चाइना के बॉर्डर पर थे, और चाइना के बॉर्डर से वो जगह जगह पर मूव करते हैं। एक अटीला द हून का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो यूरोप जाता है। यूरोप में अटीला को हून को बेसिकली क्या बोला जाता है? उसको भी एक बहुत ही ज्यादा क्रूर व्यक्ति के नाम से जाना जाता है। तो मिहिर कुल को शैतान का अवतार भी बोला जाता है। मिहिर कुल को पंच भारत का स्वामी भी बोला जाता है। ठीक। ऐसे ही तोरामन को बोला जाता है विनाश का देवता। देखिए, इनके जो ये उपनाम है, यही बता रहे हैं कि ये कितने क्रूर रहे होंगे, जो इनको इतना ज्यादा शैतान का अवतार, विनाश का देवता जैसे एडजेक्टिव दिए गए। मिहिर कुल के बारे में एक चीज और ध्यान रख लें। मिहिर कुल को पराजित किसने किया था? मिहिर कुल को पराजित किया था यशोधर्मन ने। इसके अलावा पहली बार तो यशोधर्मन ने पराजित किया था। यशोधर्मन के पहले कोई भी मिहिर कुल को पराजित नहीं कर पाया था। यशोधर्मन का पूरा नाम था यशोधर्मन जनेन्द्र। थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद तो गुप्त काल को देख लें। यशोधर्मन जनेन्द्र। और इसकी जो जानकारी हमको मिलती है, किसकी पराजित करने की जानकारी जो हमको मिलती है, वो मिलती है मंदसौर से। मंदसौर प्रशस्ति से मिलती है। जो मंदसौर प्रशस्ति लिखी थी वासुल नाम के व्यक्ति ने। ठीक है, जिसमें लिखा है कि यशोधर्मन ने हूण कुल के मिहिर कुल को पराजित किया। ठीक। और ये यशोधर्मन जो था वो कहाँ का था? ये मालवा का था। वही मालवा जहाँ के विक्रमादित्य थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे, जिन्होंने शकों को भगाया था भारत से, और जिनके नाम से बाकी लोग भी अपने नाम के आगे वीरता और बहादुरी को दिखाने के लिए विक्रमादित्य की उपाधि जोड़ना शुरू करने किया था जिन लोगों ने। ठीक। अच्छा, मिहिर कुल पहली बार तो यशोधर्मन से हारा, और मिहिर कुल को एक बार और हराया गया है। मिहिर कुल को दोबारा किसने हराया? गुप्त शासक नरसिंह गुप्त
बालादित्य ने भी मिहिर कुल को पराजित किया था। ठीक है, मिहिर कुल को पराजित किया था। ठीक। अच्छा, यहाँ पर भीतरी अभिलेख में लिखा है हूणों के आक्रमण का वर्णन, और हूणों का जो पहला आक्रमण भारत में हुआ था वो गुप्तों के समय में ही हुआ था। और लीडर कौन था? लीडर था खुश नवाज। कौन था? खुश नवाज। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और ध्यान रख लें, जो मिहिर कुल था, मिहिर कुल शैव था, और इसने मंदिर बनवाया था एक। कहाँ मंदिर बनवाया था? इसने मंदिर बनवाया था श्रीनगर में, या श्रीनगर के पास बनवाया था, और उस मंदिर का नाम था मिहिरेश्वर मंदिर। मिहिरेश्वर मंदिर बनवाया था। ठीक है, ये शिव मंदिर था जो श्रीनगर में मिहिर कुल ने बनवाया था। खैर, तो ये भीतरी अभिलेख से हमको ये जानकारी मिलती है, और हूणों के इन्वेजन के बारे में जानकारी मिलती है। और यहाँ पर हमको एक और भीतरी अभिलेख से एक और जानकारी भी मिलती है। क्या जानकारी मिलती है? इसी भीतरी अभिलेख से हमको एक और ये भी जानकारी मिलती है कि जो समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, और अश्वमेध यज्ञ करवाने के बाद उसने एक मुद्रा चलवाई थी, एक सिक्का जारी करवाया था। सिक्का जारी करवाया, जिसमें उसने उपाधि ली। कौन सी? अश्वमेध पराक्रमा। अश्वमेध पराक्रमा किसने? समुद्रगुप्त ने। अश्व अभिलेख तो स्कंदगुप्त का है, लेकिन जानकारी किसकी मिली एक और हमको? समुद्रगुप्त की, कि उसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था और मुद्रा जारी कर दी, जिसमें उसने उपाधि धारण करी अश्वमेध पराक्रमा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो मिहिर कुल है वो तोरामंड का क्या है? पुत्र है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे जो अगला है वो है भानुगुप्त का एरण अभिलेख। ये भी इंपॉर्टेंट अभिलेख है। और एरण अभिलेख क्यों इंपॉर्टेंट है? एरण अभिलेख इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सती प्रथा का पहला अभिलेख ही ये साक्ष्य है। ध्यान रखिए, अभिलेख ही साक्ष्य। वैसे तो सती प्रथा का उल्लेख हमारे वैदिक साहित्य में भी देखने को मिलता है, जहाँ पर ये बताया गया ऋग्वेद में कि सती प्रथा सांकेतिक थी। लेकिन सती प्रथा का अभिलेख ही, यानी कि एपिग्राफिकल जो साक्ष्य है ना, जो किसी शिलालेख में या किसी गुफा लेख में या किसी स्तंभ लेख में हमको जो लिखा मिला है, वो पहला कौन सा है? वो एरण अभिलेख है, जो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, जो मध्य प्रदेश में है। और इसमें भी समुद्रगुप्त के बारे में, पहली चीज तो सती प्रथा से रिलेटेड है ये, जिसमें सती प्रथा का पहला अभिलेख के साथ से मिलता है। और दूसरी बात, इसके अनुसार समुद्रगुप्त जो है वो कभी भी पराजित नहीं हुआ था, और उसने अश्वमेध यज्ञ किया था। ये जानकारी भी हमको इससे, भानुगुप्त के एरण अभिलेख से भी मिलती है। एरण अभिलेख में ही हूणों के साथ एक युद्ध का वर्णन है। हूणों के साथ एक युद्ध का वर्णन है। ये कौन सा युद्ध है? इसमें ये लिखा है कि इस युद्ध में भानुगुप्त का मित्र गोपराज, साफ साफ लिख दूं, गोपराज मारा गया था। और गोपराज की पत्नी, गोपराज की पत्नी ने, या गोपराज की पत्नी सती हो गई, है ना। तो देखिए, गोपराज की पत्नी सती हो गई थी, ये इसमें लिखा हुआ। और इसीलिए क्या कहते हैं कि सती प्रथा का पहला अभिलेखी साक्ष्य है। ठीक। और यहाँ पर समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था, इसके बारे में भी जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त के अश्वमेध यज्ञ के बारे में जानकारी हमको भीतरी अभिलेख में भी मिल रही है। समुद्रगुप्त के ये इस अभिलेख, इस अश्वमेध यज्ञ की जानकारी हमको प्रभावती गुप्ता के पूना ताम्रपत्र अभिलेख से भी मिलती है। पूना ताम्रपत्र अभिलेख से भी मिलती है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं आ, मुद्राएं। मुद्राओं से जो साक्ष्य हमको मिलते हैं, तो मुद्राओं यानी कि न्यूमिस्मेटिक जो सोर्सेज हैं, मौद्रिक सोर्सेज, न्यूमिस्मैटिक सोर्सेज,
न्यूमिस्मेटिक सोर्सेज में अगर बात की जाए तो हम यहाँ पर इन शासकों ने जो अपने अलग अलग सिक्के जारी किए हैं उनको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम के जो सिक्के हैं, चंद्रगुप्त प्रथम बेसिकली जो है उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट सिक्का है वो राज रानी सिक्का है। ठीक है, राज रानी सिक्का है। इसमें राजा और रानी दोनों की छवियों का अंकन है। राजा और रानी की छवियों का अंकन। राजा कौन? राजा चंद्रगुप्त प्रथम। रानी कौन? रानी कुमार देवी। बेसिकली इसने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था, और ये विवाह और लिच्छवी के साथ इसका जो ये एक संबंध बना, ये उसके उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। हम ये जानते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो गुप्त वंश का पहला शासक था। यानी कि वंश की तो शुरुआत हो गई थी, लेकिन शासन जो एक सही तरीके से शासन करने की शुरुआत है वो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा की। तो इसको अलायंसेस इसके लिए इंपॉर्टेंट थे, और इसने एक मजबूत जो लिच्छवी राज्य था उससे अलायंस स्थापित किया और वहां की कुमार देवी से शादी करी। और ये इतनी इसके लिए इंपॉर्टेंट थी कि इसने उसके उपलक्ष्य में राजरानी सिक्का जारी किया, जिसमें इसने अपनी और कुमार देवी की जो फोटो है, जो चित्र है, वो अंकित करवाए थे। और गुप्त काल में राजा और रानी के सात सात चित्रों के अंकन की शुरुआत होती है। किसमें? सिक्के में। ये पहले नहीं था, इसकी शुरुआत यहीं से होती, जहां पर राजा और रानी दोनों की छवियों का अंकन मुद्राओं में किया जाता है। ठीक है। यहाँ पर ये जो सिक्का है राजरानी सिक्का, इस सिक्के में एक और सिंह पर सवार देवी दुर्गा का अंकन है। एक और सिंह पर सवार देवी दुर्गा का अंकन है, और दूसरी ओर चंद्रगुप्त प्रथम और जो कुमार देवी का अंकन है। चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी का अंकन है। और इसमें कुछ लिखा भी है। क्या लिखा है? लिखा है लिच्छ वयः। क्या लिखा है? लिच्छ वयः लिखा है। ठीक। और ये चीज ये भी है, ये भी माना जाता है, कहीं कहीं लिखा मिलता है कि जो कुमार देवी थी वो लिच्छवी की राजा की इकलौती संतान थी। और कुमार देवी से शादी करने के बाद जो ये वैशाली का इलाका है, ये वैशाली का इलाका भी चंद्रगुप्त प्रथम के साम्राज्य में शामिल हो जाता है। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है चंद्रगुप्त प्रथम के सिक्कों में राजधानी सिक्का। इसके बाद हम बात करते हैं समुद्रगुप्त के। समुद्रगुप्त ने बेसिकली 6 प्रकार के सिक्के जारी किए थे। 6 प्रकार के सिक्के जारी किए थे। 6 प्रकार के सिक्के कौन कौन से थे? ये था हमारे पास धनुर्धारी प्रकार, जिसमें उसको धनुष धारण करके दिखाया गया है। धनुर्धारी प्रकार जिसमें समुद्रगुप्त का अंकन है और वो धनुष धारण किए हैं। अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख करने वाले, चित्रण करने वाले सिक्के, उनको बोला गया अश्वमेध प्रकार, जिसमें उसको अश्वमेध यज्ञ करते हुए दिखाया गया है। जिसमें उसको फरसा या परशु पकड़े हुए दिखाया गया है, वो परशु प्रकार हो गए। जिसमें उसको एक शेर का शिकार करते हुए दिखाया गया है ना, तो वो हो गया व्याघ्र निहंता प्रकार। इन सिक्कों में दिखाया गया है कि समुद्रगुप्त है वो शेर का शिकार कर रहा है। कुछ सिक्के ऐसे भी हैं जहाँ पर समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, तो उनको क्या बोला गया? वीणा वादन प्रकार। ठीक। वीणा वादन प्रकार। तो ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। छठा है हमारे पास दंडधारी प्रकार। दंडधारी प्रकार, और इसी को पताका प्रकार भी बोलते हैं। पताका प्रकार, पताका मतलब होता है झंडा। तो यहाँ पर दंड धारण किए है या पताका धारण किए है, तो वो झंडा पकड़े हुए है, और इसीलिए उसको दंडधारी प्रकार या पताका प्रकार का सिक्का बोला जाता है। एग्जाम में आता है कि दंडधारी प्रकार का सिक्का किसने जारी किया, परशु प्रकार का सिक्का किसने जारी किया, धनुर्धारी प्रकार का सिक्का किसने जारी किया, तो जवाब है समुद्रगुप्त का। तो दंडधारी सिक्का जारी करने वाला पहला शासक समुद्रगुप्त है। तो दंडधारी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वीणा वाला भी इंपॉर्टेंट है, धनुर्धारी प्रकार भी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो अब सभी है, तो आप इन सभी को ध्यान में रखिए अच्छी तरीके से। यहाँ पर जो वीणा बजाते हुए छवि अंकन है उसमें लिखा हुआ है कवि राजा। ठीक है, कवि राजा भी टाइटल वहां पर उसका लिखा हुआ है। अश्वमेध यज्ञ करते हुए जो सिक्का है उसमें उसकी उपाधि लिखी हुई है अश्वमेध पराक्रम।
नेक्स्ट है चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्के। चंद्रगुप्त द्वितीय का एक सिक्का है जिसमें उसको सिंह का शिकार करते हुए दिखाया गया है और इसमें उसकी उपाधि लिखी है सिंह चंद्र या सिंह विक्रम, सिंह विक्रम। पहला गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था जिसने चांदी के सिक्के जारी किए गए, जिन चांदी के सिक्कों को रुपया या रूपक बोला गया। एक बात और यहाँ पर ध्यान रखनी है कि गुप्त शासकों ने सोने के सिक्के भी जारी किए और गुप्त काल के सोने या स्वर्ण के सिक्कों को दीनार कहा जाता था। सोने के सिक्कों को दीनार कहा जाता था। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये जो दीनार शब्द है, ये दीनार शब्द कहाँ से आया है? ये जो दीनार शब्द है, ये दीनार शब्द जो है वो बना हुआ है शब्द डेनरिश से। किससे बना हुआ है? डेनरिश से बना हुआ है। और ये डेनरिश किस भाषा का शब्द है? ये है लैटिन भाषा का शब्द। तो लैटिन भाषा के डेनिश शब्द से बना हुआ है। और ये जो दिनार शब्द है ये बहुत पुराना शब्द के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। और जो नारद स्मृति है, नारद स्मृति में भी दिनार शब्द का इस्तेमाल सोने के सिक्कों में के लिए किया गया है। नारद स्मृति में भी इसका इस्तेमाल सोने के सिक्कों के लिए किया गया है। ठीक। अब आगे चलते हैं और आगे अगर हम लोग देखें तो चंद्रगुप्त द्वितीय के ये जो सिक्के हैं इनको, इसमें उसने अपनी उपाधि ये धारण करी है सिंह चंद्र और सिंह विक्रम। और सबसे पहले चांदी के सिक्के जारी करने वाला शासक वही था, तो ये इंपॉर्टेंट है। और इसके चांदी के सिक्कों को क्या बोला गया? रूपक या रुपया बोला गया। नेक्स्ट हमारे पास है कुमारगुप्त के सिक्के। कुमारगुप्त को भी अश्वमेध यज्ञ करते हुए दिखाया गया है और यहाँ पर उसने जो अपनी उपाधि ली है वो उपाधि क्या है? वो उपाधि है उसकी अश्वमेध महंत, अश्वमेध महेंद्र। अच्छा, कुमारगुप्त प्रथम ने भी व्याघ्र निहंता सिक्के जारी किए। ठीक। यानी कि जो व्याघ्र निहंता प्रकार के सिक्के हैं ये जारी किसने किए हैं? ये समुद्रगुप्त ने भी जारी किए हैं और कुमारगुप्त प्रथम ने भी जारी किए हैं। और जो ये सिंह का शिकार करते हुए अंक जो सिक्का जारी किया है चंद्रगुप्त द्वितीय ने, इसको बोला गया है सिंह निहंता। ये क्या है? ये सिंह निहंता प्रकार के सिक्के हैं। ठीक, सिंह निहंता प्रकार के सिक्के हैं। अब यहाँ पर हम इनके डायनेस्टी के शासकों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सबसे पहला जिसने संस्थापना की इस वंश की उसका नाम है श्रीगुप्त। गुप्तों की जो राजधानी थी वो कौन थी? गुप्तों की राजधानी बेसिकली थी पाटलिपुत्र। गुप्तों की राजधानी पाटलिपुत्र थी। संस्थापक जो था वंश का वो श्रीगुप्त था। और ये जानकारी कहाँ से मिलती है? प्रभावती गुप्ता का जो पूना ताम्रपत्र अभिलेख है उसमें श्रीगुप्त को गुप्त वंश का आदिराज कहा गया है। आदिराज का मतलब प्रथम पुरुष है, यानी कि वंश की शुरुआत करने वाला, वंश की शुरुआत करने वाला। ठीक। और जैसा हम लोगों ने कहा था कि इसने महाराजा की उपाधि धारण करी थी जो उस समय सामंत धारण करते थे। और यहाँ पर प्रयाग प्रशस्ति जो है हम लोगों ने समुद्रगुप्त में जो अभी पढ़ी है, जिसको हरिशेन ने लिखवाया था, प्रयाग प्रशस्ति में भी श्रीगुप्त का नाम आता है। ठीक। और इसमें भी श्रीगुप्त को महाराज श्रीगुप्त बोला गया, यानी कि यहाँ पर भी महाराज की उपाधि ली गई है। ठीक। और ये क्या दिखाते हैं कि जो गुप्त थे क्योंकि वो महाराज की उपाधि धारण करते थे, और जैसा मैंने कुछ देर पहले बताया था कि उस जमाने में महाराज की उपाधि सामंतों के द्वारा धारण की जाती थी। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि जो गुप्त थे वो सामंत थे। और किसके सामंत थे? कुषाणों के सामंत थे। चीनी यात्री एक इत्सिंग है, हम लोगों ने अभी देखा इत्सिंग के बारे में। जो इत्सिंग है, जो चीनी यात्री था, उस चीनी यात्री ने बताया था कि श्रीगुप्त ने मृग शिखावन नाम की एक जगह है, उस मृग शिखावन नाम की एक जगह के पास चीनी यात्रियों के लिए एक
मंदिर बनवाया था। चीनी यात्रियों के लिए मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक। दूसरी चीज, इत्सिंग ने यहाँ पर श्रीगुप्त को क्या बोला है? इत्सिंग ने श्रीगुप्त को चेलिकितो कहा है। क्या कहा है? अब ये बोल तो पाते नहीं थे, जैसे हम लोग चाइनीज नहीं बोल पाते तो ये अपने हिसाब से प्रोनाउंस करते हैं, तो श्रीगुप्त के लिए इसके मुंह से जो प्रोनाउंसिएशन निकलता था वो क्या निकलता था? चेलिकितो। और उसने अपनी जो किताब है उसमें भी उसके लिए चेलिकितो शब्द का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट हमारे पास जो अगला शासक आता है वो आता है घटोत्कच। दूसरा शासक है घटोत्कच। और घटोत्कच की बात अगर की जाए तो जो घटोत्कच है, ये घटोत्कच भी अपने लिए इस्तेमाल करता था जो उपाधि थी, महाराज की उपाधि इस्तेमाल करता था। घटोत्कच के द्वारा भी महाराज की उपाधि इस्तेमाल करी गई है। ये दूसरा शासक है घटोत्कच, गुप्त वंश का। और ये वास्तविक शासक अभी नहीं है। और यहाँ पर इसने भी अपने लिए महाराजा या महाराज शब्द की शुरुआत घटोत्कच। और ये उपाधि श्रीगुप्त के लिए भी इस्तेमाल हो रही है और घटोत्कच के लिए भी इस्तेमाल हो रही है। और घटोत्कच जो था वो श्रीगुप्त का पुत्र था। घटोत्कच श्रीगुप्त का पुत्र था। ठीक। और ये इन्होंने जो हमको मिलते हैं एविडेंस, उससे मिलते हैं कि जो श्रीगुप्त हैं और जो घटोत्कच हैं, इन्होंने 319 ईस्वी तक स्वतंत्र रूप से शासन नहीं किया। स्वतंत्र शासन नहीं किया, किसी के अधीन सामंत के रूप में शासन किया। और वो कौन है? वो कुषाण है, जिनके अधीन इन्होंने सामंत के रूप में शासन किया था। तो घटोत्कच के बाद पहला शासक जो स्वतंत्र रूप से शासन करना शुरू करता है वो होता है चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक। और ये अपने आप को स्वतंत्र करके महाराजा धीराज की उपाधि धारण करता है। स्वतंत्र करके, किसी के भी आधिपत्य स्वतंत्र कर कर महाराजा धीराज की उपाधि धारण करता है। और इसीलिए चंद्रगुप्त प्रथम को बोला जाता है द्वितीय मगध साम्राज्य का संस्थापक। द्वितीय मगध साम्राज्य का संस्थापक। और ये जो है चंद्रगुप्त प्रथम, इसने 320 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत की। गुप्त संवत की शुरुआत की। गुप्त संवत को ही वल्लभी संवत भी कहा जाता है। तो हम लोग कितने संवत पढ़ चुके हैं? सबसे पहले हम लोगों ने देखा था जो सबसे पहले शुरू होने वाला संवत है वो विक्रम या कृत या मालव संवत है, जो कब शुरू हुआ है? 57 बीसी में हुआ। एक संवत हम लोगों ने पढ़ा था शक संवत, जो किसने शुरू किया था? कुषाण ने शुरू किया था 78 एडी में। और ये अगला कौन सा है? गुप्त या वल्लभी संवत, जिसका काल क्या है? 320 एडी। ठीक। कन्वर्जन भी मैंने आपको सिखाया था, विक्रम से शक, शक से विक्रम। और आज का जो समय है उससे कैसे पता करेंगे कि ये जो वर्ष चल रहा है विक्रम संवत में कौन सा होगा और वो कैसा होगा। ठीक है। तो ये गुप्त संवत जो इसने शुरू किया, ये बेसिकली अपने राज्याभिषेक के अवसर पर शुरू किया। राज्याभिषेक के अवसर पर शुरू किया। तो यहाँ पर ये मानते हैं कि इसका जो शासन शुरू होता है वो 320 ईस्वी से शुरू होता है। कहीं कहीं 319 ईस्वी भी लिखा हुआ है, लेकिन 320 ईस्वी आपका ज्यादा ऑथेंटिक है। इसका विवाह जो हुआ था वो लिच्छवी की कुमार देवी से विवाह किया था, हम लोगों ने अभी देखा था। और इसके उपलक्ष्य में इसने क्या जारी किया था? राज रानी सिक्का जारी किया था, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, तो दोबारा उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, रिपीट करने की जरूरत नहीं है। इस राजधानी सिक्के को विवाह प्रकार का सिक्का भी कहा जाता है। विवाह प्रकार का
सिक्का भी कहा जाता है, विवाह प्रकार का सिक्का भी कहा जाता है। ठीक। चंद्रगुप्त जो प्रथम है, इसका जो साम्राज्य है, ये साम्राज्य मगध से लेके प्रयागराज तक फैला हुआ था। मगध से लेके प्रयागराज तक फैला हुआ था, और पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। ठीक है, पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। और गुप्त संवत का जो सबसे पहला प्रयोग है, गुप्त संवत सबसे पहला प्रयोग जो है वो कहाँ पर मिलता है? ये हमको पहला प्रयोग जो है वो मथुरा स्तंभ लेख में मिलता है। मथुरा स्तंभ लेख से मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है अगला। इनकी पत्नियों के नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम क्या है? चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम है कुमार देवी। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, अच्छे तरीके से एग्जाम में पूछा गया है मैचिंग में कि ये शासक और इसकी पत्नी का नाम क्या है, तो इसको भी अलग से नोट करते हुए चलिए कहीं पर। लिच्छवी की कुमार देवी चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी है। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद हमारे पास अगला आता है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम क्या है? समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम है दत्ता देवी। दत्ता देवी इनकी पत्नी का नाम है। समुद्रगुप्त की उपाधियों के बारे में अगर बात करें तो समुद्रगुप्त की कई सारी उपाधियां हैं। समुद्रगुप्त की जो पहली उपाधि है, और वो है हमारी कविराजा। कविराजा के अलावा अश्वमेध पराक्रमा, क्योंकि उसने अश्वमेध यज्ञ की भी किया था। सर्वराजोच्छेदता, विक्रमांत, विक्रमांत के अलावा तत्पाद परिग्रहित, तत्पाद परिग्रहित, और ये तत्पाद परिग्रहित की उपाधि उसकी मिलती है किसमें? रिद्धपुर अभिलेख में। रिद्धपुर अभिलेख में तत्पाद परिग्रहित की उपाधि उसको मिलती है। तत्पाद परिग्रहित इसलिए मिलती है क्योंकि उसके जो पिता हैं, उनके पिता चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने जीवन काल में ही समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, इसलिए इसको तत्पाद परिग्रहित बोला जाता है। इसके अलावा प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को कुछ और उपाधियां देके रखी गई हैं। प्रयाग प्रशस्ति में इसको उपाधि दी गई है पराक्रमांक। पराक्रमांक कहा गया है। प्रयाग प्रशस्ति में इसको धरणीबंध कहा गया है। प्रयाग प्रशस्ति में इसको परम भट्टारक कहा गया है। और प्रयाग प्रशस्ति में इसको पृथिव्याम प्रतिरथ कहा गया है। पृथिव्याम प्रतिरथ कहा गया है। ठीक। प्रयाग प्रशस्ति में ही कविराज भी कहा गया है, तो राग प्रशस्ति में भी इसको कविराज कहा गया है। यहाँ पर ध्यान रखिए कि गुप्त साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार समुद्रगुप्त के समय में ही होता है। समुद्रगुप्त के समय में ही इसको गुप्त काल का सर्वाधिक विस्तार होता है। दूसरी बात, यहाँ पर समुद्रगुप्त ने एक ग्रंथ भी लिखा था। समुद्रगुप्त ने एक ग्रंथ लिखा, जिस ग्रंथ का नाम क्या है? ग्रंथ का नाम है कृष्णचरित। ठीक है, कृष्णचरित नाम का ग्रंथ भी समुद्रगुप्त ने लिखा है। और यहाँ एक चीज और ध्यान रखनी है कि इसकी एक प्रशस्ति है जिसका नाम है प्रयाग प्रशस्ति, जिसके बारे में वैसे तो हम लोग बात कर चुके हैं, लेकिन हमें कुछ और चीजें यहाँ पर प्रयाग प्रशस्ति के बारे में ध्यान से समझनी जरूरी है, एग्जाम के लिए वो इम्पोर्टेंट है। प्रयाग प्रशस्ति के बारे में कहा जाए तो हम ये तो जान ही चुके हैं कि वो उसके संदीप विग्रहक हरिशेन ने लिखी थी। दूसरी बात, प्रयाग प्रशस्ति जो है वो मूलतः जो अभिलेख था वो अशोक का था, जिसमें बाद में समुद्रगुप्त के मंत्री हरिशेन या राजकवि हरिशेन या संत विग्रहक हरिशेन ने भी इसकी प्रशस्ति लिखवा दी। इसमें बाद में जहांगीर ने भी अपना कुछ अभिलेख लिखवाया, जिसमें बीरबल का भी उल्लेख है। यहाँ पर हरिशेन ने बेसिकली क्या लिखाया? हरिशेन ने यहाँ पर कहा कि समुद्रगुप्त जो है
वो कभी भी कोई युद्ध नहीं हारा, कभी भी कोई युद्ध नहीं हारा, और उसने 100 राज्य जीते। 100 राज्य जीते। इन 100 राज्यों में 8 आर्यावर्त राज्य थे। ठीक। 5 आर्यावर्त क्या है मैंने आपको बताया था। प्रत्यंत राज्य थे। प्रत्यंत हमारे पास बॉर्डरिंग स्टेट्स को प्रत्यंत राज्य बोला जाता था। इन प्रत्यंत राज्यों में से 5 राजतंत्र वाले राज्य थे जहां पर राजतंत्र था, और 9 ऐसे राज्य थे जहां पर गणतंत्र था। 5 राजतंत्र और फिर 9 गणराज्य। तो ये 9 गणराज्य क्या है, ये यही वाले 9 गणराज्य है। तो मिला दिया जाए तो यहाँ पर कुल 14 प्रत्यंत्र राज्यों को उसने जीता था, जिसमें 5 प्रत्यंत्र राज्य राजतंत्र वाले थे और 9 प्रत्यंत्र राज्य गणराज्य वाले थे। तो कुल मिलाकर 14 प्रत्यंत्र राज्य हो गए। उसने 18 आठविक राज्यों को जीता था। आठविक राज्य कौन से हैं? जो जंगल के इलाके में बसे हुए हैं। और ये बेसिकली अगर हम आज देखें तो एक गाजीपुर से लेके उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से मध्य प्रदेश के जबलपुर के बीच के इलाके में ये आठविक राज्य फैले हुए थे। और उसने 12 दक्षिण पद राज्यों को जीता। ठीक, 12 दक्षिण पद राज्यों को जीता। तो उसके द्वारा जीते गए 100 राज्यों में ये राज्य शामिल थे: 8 आर्यावर्त, 14 प्रत्यंत जिसमें से 5 प्रत्यंत राज्य राजतंत्र वाले थे और 9 प्रत्यंत राज्य गणराज्य वाले थे, 18 आठवें राज्यों को और 12 दक्षिण पद राज्यों को उसने जीता। ठीक। यहाँ पर इसी प्रयाग प्रशस्ति में लिखा हुआ है कि उसके दरबार में कालिदास भी थे। दरबार में कालिदास भी थे। ठीक। दूसरी चीज यहाँ पर अगर देखें तो ये जो प्रयाग प्रशस्ति है, ये प्रयाग प्रशस्ति मैंने बताया कि ये जो अभिलेख था, ये मूलतः जो अभिलेख था वह अशोक का था, जो अशोक ने कौशाम्बी में लगवाया था। गुप्त काल में भी ये कौशाम्बी में ही लगा रहा, और फिर जब मुगल काल आता है तो मुगल काल में अकबर इसको कौशाम्बी से खड़वा कर कहाँ पर लगवा देता है? इलाहाबाद के किले में लगवा देता है। इसकी जो खोज थी, ये खोज हुई थी 1834 में हुई थी। इसकी जो भाषा है वो भाषा है संस्कृत, और इसमें जो लिपि इस्तेमाल की गई है वो लिपि है ब्राह्मी लिपि। ठीक। चंपू शैली में है। और यहाँ पर इसकी जो शुरुआत होती है वो पद्य में होती है, और इसका जो अंत होता है वो गद्य में होता है। अंतिम भाग इसका गद्य में है। इसके अलावा समुद्रगुप्त ने नागों को भी जीता था। समुद्रगुप्त ने नागों को जीता था। ये नाग कोई सांप वाले नाग नहीं है, और ना ही कोई मिथिकल क्रिएचर है। बेसिकली नाग एक जनजाति थी जो कहाँ पर पाई जाती थी? उत्तराखंड में पाई जाती थी। और नागों को जीता था इसने, समुद्र गुप्त ने। ठीक। और यहाँ पर नागों के अलावा और भी जनजातियां पाई जाती थी: किन्नर, यक्ष। ये सब क्या है? ये सब जनजातियां हैं जिनको माइथोलॉजिकल एक ऑरा बना दिया गया है कि यक्ष वैसे होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि समुद्रगुप्त किसी भी युद्ध में पराजित नहीं हुआ, और इसीलिए जो वी ए स्मिथ हैं, ये समुद्रगुप्त को बोलते हैं भारत का नेपोलियन। लेकिन क्या समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाना सही है? बिल्कुल सही नहीं है। ये सही तुलना नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसा हम लोगों ने देखा था कि समुद्रगुप्त कोई भी युद्ध नहीं हारा, जबकि नेपोलियन अपने जीवन का जो आखिरी युद्ध था वो हार गया था। जो युद्ध कौन सा था? वाटरलू का युद्ध था। और उस वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन को किसने पराजित किया था? इसको पराजित किया था आर्थर वेलेजली ने। और इसी आर्थर वेलेजली ने 1799 में टीपू सुल्तान को भी चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में पराजित किया था। इसमें टीपू सुल्तान की मौत हो जाती है। ठीक। ये कभी भी युद्ध नहीं हारा समुद्रगुप्त। ये जानकारी भी हमको किससे मिलती है? प्रयाग प्रशस्ति से ही
मिलती है। और ऐरण अभिलेख में भी हमको समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त कभी भी पराजित नहीं हुआ था और उसने अश्वमेध यज्ञ किया था। समुद्रगुप्त को समुद्रगुप्त के सिक्कों के लिए भी जारी जाना जाता है। समुद्रगुप्त ने केवल सोने के सिक्के जारी किए थे, जिन्हें दीनार कहते थे, और दीनार डेनरिश शब्द से आया है, जो मैंने बताया, जो लैटिन शब्द है। और दीनार शब्द का जो उल्लेख है वो हमको नारद स्मृति में भी सोने के सिक्कों के लिए मिलता है। साथ ही साथ इसने दंडधारी सिक्के भी जारी किए, जो हम लोगों ने अभी देखे कि दंडधारी सिक्के जारी करने वाला सबसे पहला शासक कौन था, समुद्रगुप्त था। दूसरी चीज, समुद्रगुप्त ने सिक्कों पर संस्कृत श्लोक लिखवाने शुरू किए। संस्कृत श्लोक लिखवाने शुरू किए। समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र भी कहा जाता है। लिच्छवी दौहित्र भी कहा जाता है। दौहित्र का मतलब क्या होता है, हिंदी में बोले तो नाती, यानी कि पुत्री का पुत्र दौहित्र कहलाता है। पुत्री का पुत्र दौहित्र कहलाता है। और ये लिच्छवी दौहित्र क्यों कहा जा रहा है, सोचिए। इसको लिच्छवी दौहित्र इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि समुद्रगुप्त किसका बेटा है, चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा है। और चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी यानी कि समुद्रगुप्त की माँ कुमार देवी है। और कुमार देवी कहाँ की राजकुमारी है, लिच्छवी की। तो लिच्छवी की राजकुमारी यानी कि लिच्छवी की पुत्री कुमार देवी का पुत्र है, इसलिए लिच्छवी की पुत्री का पुत्र हुआ, इसलिए इसको लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है। इनके बाद अगले शासक हमारे हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और अभी तक भारत के कितने शासकों ने कुल विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है, मुझे बताइए, कि मैंने पिछले वीडियोस में आपको यहाँ पर बताया है। ठीक। चंद्रगुप्त की पत्नी दो हैं, एक पत्नी है ध्रुव देवी और दूसरी है कुबेर नागा। ध्रुव देवी और कुबेर नागा। कुबेर नागा नाग वंश की थी, उत्तराखंड के। तो ये कुबेर नागा है। और ध्रुव देवी बेसिकली इसके बड़े भाई रामगुप्त की पत्नी थी, जिनसे इन्होंने विवाह कर लिया था रामगुप्त को मार के। और ये पूरी जो कहानी है, ये पूरी कहानी कहाँ पर मिलती है हमको, देवी चंद्रगुप्तम में हमको ये देखने को मिलती है। इनकी पूरी कहानी देवी चंद्रगुप्तम में देखने को मिलती है। उसका जो मेन जो वो है वो यही है। पिता कौन थे, इनके पिता थे समुद्रगुप्त। माता कौन थी, समुद्रगुप्त की पत्नी दत्ता देवी। दत्ता देवी इनकी माता थी। इनके अगर उपाधियों की बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय को देवगुप्त कहा गया है। सांची और वाकाटक के जो अभिलेख हैं उनमें इनको देवगुप्त कहा गया है। इनको देवराज भी कहा गया है। इनको देवश्री भी कहा गया है। और इनको देव चंद्र भी कहा गया है। इनको शकारी कहा गया है क्योंकि इन्होंने शकों को पराजित किया। आप याद करिए, वाकाटक जो शासक है उनके साथ संधि करके, उनके साथ मित्रता करके ये कहाँ जाते हैं, ये जो शक वंश है, उज्जैन वाला जो शक वंश है, रुद्रदामन वाला जो शक वंश है, उसके शासक रुद्र सिंह को ये पराजित करके शकों को भगा देते हैं। क्यों भगा देते हैं, भृगुकच्छ पर इनको अधिकार करना था व्यापार के लिए, जो जो पश्चिमी तट का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह उस समय था। यहाँ पर इनके काल में उज्जैन सांस्कृतिक राजधानी बन जाती है। ध्यान रखिए, अभी तक उज्जैन किसके पास था, उज्जैन शकों के पास था। शकों को हरा दिया तो अब उज्जैन भी किसके पास आ गया, इनके पास आ गया। तो शकों की को भगाने के बाद ये इनकी जो है वो कैपिटल, सांस्कृतिक राजधानी बन जाती है। इनकी एक उपाधि विक्रमादित्य भी थी। ठीक। और ये सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला शासक है। सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला गुप्त शासक, इसने शासन किया 40 वर्ष तक। इन्होंने वैवाहिक संबंधों को स्थापित करने की परंपरा को बल दिया। और वैवाहिक संबंध स्थापित किया किसके साथ, वाकाटकों के साथ। वाकाटक बेसिकली ब्राह्मण थे। ब्राह्मण वंश के वाकाटक राजाओं में से इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किया। और वाकाटक राजा रुद्रसेन से अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह किया और मिलकर वाकाटकों को नहीं, शकों को पराजित किया।
महरौली स्तंभलेख हम लोगों ने अभी देखा ही इसका, उसने में लिखा है कि उसने विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना की। चांदी के सिक्के जारी करने वाला चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो पहला शासक है, और उसके चांदी के सिक्कों को क्या बोला गया? इसके चांदी के सिक्कों को बोला गया रूपक या रुपया। और परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला ये पहला गुप्त शासक था। ठीक। यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय ने एक आदेश निकाला था। क्या आदेश निकाला था? कि दरबार में केवल संस्कृत बोली जाएगी, कि उसके दरबार में केवल और केवल संस्कृत बोली जाएगी। वैवाहिक संबंधों की अगर बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पर एक बात मैं और बता दूं कि इसने अपनी बेटी की शादी तो वाकाटक वंश में करवाई, और अपने बेटे का विवाह करवाया कदम्ब राजवंश में। कदम्ब राजवंश में अपने बेटे कुमारगुप्त की शादी करवाई। बेटे का नाम क्या है? कुमारगुप्त, जो शासक बनेगा अभी। समुद्रगुप्त ने अपने जीवन काल में ही चंद्रगुप्त द्वितीय को अपना उत्तराधिकारी चुन लिया था, इसलिए चंद्रगुप्त द्वितीय को भी तदपाद परिग्रहित या तत्परिग्रहितेन या तत्परिग्रहित शब्द का इस्तेमाल चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए भी किया जाता है। अब चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कुछ इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स थे, कुछ विद्वान थे जिनको नवरत्न कहा जाता है, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है महाकवि कालिदास। कालिदास को कवि कुलगुरु भी कहा जाता है। कवि कुलगुरु भी कहा जाता है। और जो कालिदास थे वो नवरत्नों के हेड थे। इन्होंने कई सारी रचनाएं की हैं, जिनमें से तीन नाटक हैं। ये तीन नाटक कौन कौन से हैं? तीन नाटक हैं जिनको हम नाटक त्रय बोलते हैं। ये तीन नाटक हमारे हैं। सबसे पहला है हमारे पास अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम। मालविकाग्निमित्रम, जिसपे अग्निमित्र शुंग और मालविका की प्रेम कहानी है। और विक्रम उर्वशी, विक्रम और उर्वशी की प्रेम कहानी। अभिज्ञान शाकुंतलम शकुंतला की कहानी है इसमें। इन्होंने जो काव्य रचे, काव्य रचना इनकी इंपॉर्टेंट जो है वो है मेघदूतम, रघुवंश। रघुवंश में राम के दादा जो मानधाता हैं उनकी विजयों का वर्णन है। कुमार संभव। और यहाँ पर रघुवंश में जो मानधाता की विजय यात्रा का जो क्रम इन्होंने बताया है, उसी विजय यात्रा के क्रम में समुद्रगुप्त ने अपना धरणीबंध अभियान शुरू किया था। कुमार संभव और ऋतु संहार, ये कालिदास के हैं। दूसरे हैं हमारे चिकित्सक धन्वंतरी। धन्वंतरी ने जो किताब लिखी थी उस किताब का नाम था निघंट, जो चिकित्सा से संबंधित है। और हम जो धनतेरस मनाते हैं दीपावली के पहले, वो इन्हीं धन्वंतरी जो है, इनको धन्वंतरी भगवान भी कहा जाता है, उनकी जन्म तिथि पर मनाया जाता है। ये सर्जन थे बेसिकली। ठीक है। इनके बाद खगोल विज्ञानी वराह मिहिर आते हैं, तो ये खगोल विज्ञानी भी थे प्लस थोड़ा बहुत ज्योतिषी भी थे ये। इन्होंने जो किताबें लिखी हैं वो कौन सी हैं? वो है बृहत संहिता, जो बेसिकली एक प्रकार की इंसाइक्लोपीडिया है, सर्वाग्न है। ठीक है। दूसरी है बृहद जातक। बृहद जातक ज्योतिष से संबंधित है। और लिखी है पंच सिद्धांतिका। जो पंच सिद्धांतिका है ये खगोल विज्ञान से संबंधित है। कोशकार अमर सिंह। अमर सिंह ने लिखा है अमर कोश, जो कि क्या है? जो कि एक डिक्शनरी या शब्दकोश है। वास्तुकार शंकु थे, यानी कि ये आर्किटेक्ट थे इनके यहाँ। फलित ज्योतिषी जो थे वो छपड़क थे। छपड़क ने भी एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है
द्वांत्री शंत्यु त्रिलिका। द्वांती शंत्यु त्रिलिका लिखी है किताब। मैं साफ साफ थोड़ा सा लिख देता हूं यहाँ पर। द्वांत्री श्यंतु त्रिलिका। द्वांती श्यंतु त्रिलिका इन्होंने लिखी है। इनके यहाँ एक व्याकरण यानी कि ग्रामेरियन वररुचि भी थे, जिन्होंने किताबें बहुत सारी लिखी हैं, जिनमें इंपॉर्टेंट है मैं यहाँ लिखता हूँ। पंत्र थोड़ा सा मोटा है ना, इसलिए थोड़ा सा लिखने में दिक्कत होती है। पत्र कौमुदी, विद्या सुंदर, व्याकरण पर है। ठीक है। जादूगर वेताल भट्ट थे। जादूगर वेताल भट्ट थे, और इन्होंने किताब लिखी है वेताल पंच विशालिका। और कूटनीतिक घट करपल थे, ये कवि भी थे, और घट करपल ने ही कालिदास को मेघदूत लिखने की प्रेरणा दी। मेघदूत लिखने की प्रेरणा दी थी। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने 8 प्रकार के सिक्के चलाए थे। मैं इसको यहाँ पर साफ कर देता हूँ एक बार, और इसके सिक्कों के बारे में बात कर लेते हैं, नोटिंग कर लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने 8 प्रकार के सिक्के चलाए। ये 8 प्रकार के सिक्के कौन कौन से थे? ये 8 प्रकार के सिक्के में इंपॉर्टेंट है धनुर्धारी प्रकार, अश्वारोही प्रकार, घुड़सवारी करते हुए दिखाया गया है, घोड़े में बैठे हुए दिखाया गया है, पर्यंक प्रकार, चक्र विक्रम प्रकार, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें उसने बेसिकली तांबे के सिक्कों को भी चलवाया। चांदी के सिक्के तो चलवाए ही, तांबे के सिक्के भी चलवाए, रेगुलर यूज के लिए तांबे के सिक्के चलवाए। रेगुलर यूज के लिए तांबे के सिक्के इसने चलवाए थे। इसके बाद आता है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त प्रथम की अगर बात करें तो कुमारगुप्त प्रथम ने 14 प्रकार के सिक्के चलवाए। रेगुलर क्लास में मैंने आपको सारे नोट करवाए हैं। 14 प्रकार के सिक्के चलवाए। इससे रिलेटेड जो अभिलेख हैं, वो कौन कौन से अभिलेख हैं? इससे रिलेटेड अभिलेख हैं बिलसद अभिलेख, जो कहाँ पर है? एटा में है, उत्तर प्रदेश के। दूसरा अभिलेख है मंदसौर अभिलेख, इससे संबंधित। मंदसौर अभिलेख कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। इसके जो अभिलेख हैं वो कुल 18 अभिलेख हैं। ठीक है। यहाँ पर इसके जो उपाधियां हैं वो अश्वमेध महेंद्र है, व्याघ्रबल पराक्रम है, श्री महेंद्र है, सिंह महेंद्र है, महेंद्र कर्म है, महेंद्र कल्प है, श्री महेंद्र सिंह, महेंद्र कुमार, महेंद्र आदित्य जैसे इसके यहाँ पर वो हैं। ठीक। कुमारगुप्त प्रथम को भेनस्वांग ने भी एक उपाधि दी थी। भेनसांग ने इसको शक्रादित्य कहा था। शक्रादित्य कहा, किसने कहा? भेनसांग ने इसको शक्रादित्य कहा था। सबसे ज्यादा देखिए, कुल 18 अभिलेख हैं, तो सबसे ज्यादा अभिलेख किसके हैं? कुमारगुप्त प्रथम के हैं। और हूणों के कारण समस्या का सामना करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? कुमारगुप्त प्रथम, यानी कि सबसे पहले हूण जब आक्रमणकारी हुए वो इसी के समय हुए। इसने अश्वमेध यज्ञ भी किया, जिसमें उसने अश्वमेध महेंद्र की उपाधि ली, और मैंने बताया था कि व्याघ्र निहंता प्रकार के जो सिक्के हैं वो भी इससे संबंधित है, और इसने वहां पर जो उपाधि ली थी वो व्याघ्र व्याघ्र बल पराक्रम की ली थी। व्याघ्र बल पराक्रम की उपाधि ली थी। ठीक। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, और नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो महायान, जो बौद्ध की शाखा है, महायान शाखा से संबंधित था। जिसको बाद में पता चला कि बख्तियार खिलजी ने जला दिया था।
और अभी एक नया शुरू हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं ब्राह्मणों ने जलाया था, लेकिन हमको एग्जाम के लिए बख्तियार खिलजी का नाम ध्यान रखना, इन सब कंट्रोवर्सीज में हमको नहीं पढ़ना है और ना ही हमें एग्जाम के लिए उनको कुछ लेके चलना है। यहाँ पर इसके समय में ही पुष्यमित्र नाम की एक जाति थी। इसका संबंध पुष्यमित्र शुंग से बिल्कुल नहीं है, पुष्यमित्र शुंग अलग है, और ये पुष्यमित्र एक जाति थी जो नर्मदा घाटी में पाई जाती थी। और इस नर्मदा घाटी में पुष्यमित्र नाम की इस जाति ने विद्रोह कर दिया था, जिसका दमन करने के लिए कुमारगुप्त प्रथम ने अपने बेटे स्कंदगुप्त को भेजा था, और स्कंदगुप्त ने जाके पुष्यमित्रों के इस विद्रोह का दमन किया था। इसने परम भागवत की भी उपाधि धारण की थी, परम भागवत की भी उपाधि धारण की थी। यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखें, ये जो जानकारी है, ये जानकारी हमको स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से मिलती है। हूणों से युद्ध किया था ना, वो जानकारी कहाँ से मिली? इसी भीतरी अभिलेख से मिली। और मैंने बताया था शासन, दो 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 इंपॉर्टेंट लोग जो हूणों के थे, एक जिसका नाम था तोरामन, और दूसरा कौन था? उसका बेटा मिहिरकुल। यहाँ पर इसने पश्चिमी भारत में प्रचलन के लिए भी चांदी के सिक्के चलवाए, और इसने चांदी और तांबे दोनों के ही सिक्कों को चलवाया था। कुमारगुप्त प्रथम के बाद अगला हमारा है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त भी विक्रमादित्य है। गुप्तों में विक्रमादित्य की उपाधि दो लोगों ने धारण की है। एक चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की है, और दूसरी किसने धारण की है? स्कंदगुप्त ने धारण की है। इन दोनों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इसकी एक उपाधि और है हूण हरित केसरी, क्योंकि इसने हूणों को हराया था। और हूणों को हराया था, तो यहाँ पर भीतरी अभिलेख में ये जानकारी मिलती है कि हूणों को पराजित इसने किया था, इसलिए उसको हूण हरित केसरी भी कहा जाता है, हूणों को पराजित करने की वजह से। गुप्त वंशैक वीर भी इसको कहा जाता है, गुप्त वंश का वीर, गुप्त वंशैक वीर कहा जाता है। परम भागवत की उपाधि अब सब लेंगे, तो स्कंदगुप्त ने भी परम भागवत की उपाधि ली। और स्कंदगुप्त के संबंध में कुछ अभिलेख और इंपॉर्टेंट है, जैसे जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख किसका था? जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का था, है ना। और इस जूनागढ़ अभिलेख, जिसको हम गिरनार अभिलेख भी कहते हैं, वो किससे किससे संबंधित है हम लोगों ने देखा था। उसमें आपका चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आता है, अशोक का नाम आता है, रुद्रदामन का नाम आता है, और स्कंदगुप्त का नाम भी आता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील बनवाई थी। मैंने नदियों के नाम भी बता दे कि नदियों के लिए पर बांध बनने से बनी थी। अशोक ने इससे नहरें निकलवाई थी। रुद्रदामन ने इससे इसकी मरम्मत करवाई थी। स्कंदगुप्त के समय भी इसकी मरम्मत हुई थी, लेकिन ये मरम्मत किसने करी थी? इसके गुजरात के गवर्नर ने करी थी, इसका नाम था चक्रपालित। ठीक, गिरनार के महापौर चक्रपालित ने करवाई थी। ये फिर से झील जो थी वो टूट गई थी, और उसकी मरम्मत यहाँ पर करवाई थी। दूसरा अभिलेख जो इससे संबंधित है वो है हमारा भीतरी अभिलेख। बार बार नाम आ रहा है, ध्यान रखिएगा भीतरी अभिलेख। ये कहाँ है ये भी मैंने आपको बताया। स्कंदगुप्त और हूणों के आक्रमण से रिलेटेड जो जानकारी मिलती है वो हमको भीतरी अभिलेख से मिलती है। स्कंदगुप्त जो था वो भागवत धर्म का या कृष्ण या विष्णु का अनुयायी था, लेकिन उसके बावजूद भी ये सहिष्णु था। और इसकी सहिष्णुता की जो जानकारी हमको मिलती है, सहिष्णुता की जो जानकारी मिलती है वो हमको मिलती है काहौम स्तंभ अभिलेख में। काहौम स्तंभ अभिलेख में, जिसमें ये लिखा हुआ है कि ब्राह्मणों के प्रति आसक्त व्यक्तियों ने जैन मूर्तियां बनवाई थी। जैन मूर्तियां बनवाई थी। स्कंदगुप्त ने चीन के राजा के यहाँ अपना राजदूत भी भेजा था 468 एडी में। और हुणों को पराजित करने के बाद ही उसने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी। और यहाँ पर ध्यान रखिए, मैं पहले भी बता चुका हूं कि स्कंदगुप्त ने सोने के सिक्के 3 प्रकार के चलवाए थे, जिनमें से एक था धनुर्धर प्रकार का, एक राजा या लक्ष्मी प्रकार का, और तीसरा था हमारा अश्वारोही या घुड़सवार प्रकार का सिक्का था। ठीक, इसके पिता कुमारगुप्त प्रथम के समय हूणों वगैरह ने आक्रमण किया था, पुष्यमित्रों ने विद्रोह किया था, तो थोड़ा राज्य की जो आर्थिक स्थिति थी वो गड़बड़ हो गई थी। और वहां पर जो सोने के सिक्के चल रहे थे उनके भार में कुछ कमी आई थी, जिसको स्कंदगुप्त ने बाद में पूरा करके नॉर्मल भार वाले सोने के सिक्के चलवाने शुरू
कर दिए थे। लेकिन हुरों के साथ फिर इसका आगे युद्ध होता है, तो उस युद्ध के बाद तो इसको फिर सोने और चांदी के मिक्स करके सिक्के चलवाने पड़े थे। ठीक है। स्कंदगुप्त के बाद और भी शासक हमारे पास आते हैं। जैसे अगर हम लोग देखें, जीवित गुप्त के बाद थोड़ा सा रुक के बात करते हैं। स्कंदगुप्त के बाद हमारे और भी शासक आते हैं। जैसे स्कंदगुप्त के बाद पुरुगुप्त आता है, जो बेसिकली स्कंदगुप्त का भाई था। ये सबसे अधिक आयु में राजा बनने वाला गुप्त शासक था। सबसे अधिक आयु में राजा बनने वाला गुप्त शासक था। ठीक। पुरुगुप्त के बाद हमारे पास और जो शासक हैं उनके नाम ध्यान रख लीजिए। पुरुगुप्त के बाद अगला शासक बनता है कुमारगुप्त द्वितीय। कुमारगुप्त द्वितीय के बाद बनता है बुद्धगुप्त। ठीक। बुद्धगुप्त था। और बुद्धगुप्त के बाद अगला शासक जो हमारा है वो है नरसिंहगुप्त बालादित्य। नरसिंहगुप्त बालादित्य। नरसिंहगुप्त बालादित्य के बाद है भानुगुप्त। भानुगुप्त के बाद है वैन्यगुप्त। वैन्यगुप्त के बाद है कुमारगुप्त तृतीय। और कुमारगुप्त तृतीय के बाद है विष्णुगुप्त, या इसी को बोलते हैं चंद्रादित्य। विष्णुगुप्त या चंद्रादित्य। ठीक। ये वैसे अंतिम शासक हैं। लेकिन अभी इसके बाद एक और आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं लेटर गुप्ता। और उस लेटर गुप्ता का अंतिम शासक होता है जीवित गुप्त द्वितीय, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मेन गुप्तन का अंतिम शासक विष्णुगुप्त या चंद्रादित्य है, और लेटर गुप्तन जब आते हैं तो लेटर गुप्तन का अंतिम शासक जीवित गुप्त द्वितीय होता है। इसको आपको ध्यान रख लेना है। यहाँ पर पुरुगुप्त जो है, ये पुरुगुप्त जो है वो पहला शासक है, पहला गुप्त शासक जिसने बौद्ध धर्म अपनाया। तो सबसे अधिक उम्र में बनने वाला भी है और पहला बौद्ध गुप्त शासक है जिसने बौद्ध धर्म भी अपनाया है। इसके अलावा नरसिंहगुप्त बालादित्य की बात अगर हम लोग करें तो इसने क्या किया था, इसने मिहिर कुल को पराजित किया था। लेकिन बाद में क्या कर दिया, छोड़ दिया। भानुगुप्त से संबंधित क्या है, एरण अभिलेख। भानुगुप्त से संबंधित एरण अभिलेख। अच्छा, नरसिंहगुप्त जो बालादित्य है ये भी बौद्ध था, लेकिन उसके बावजूद भी उसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। बौद्ध होने के बाद भी परम भागवत की उपाधि उसने धारण की थी। खैर, तो ये हमारे जो शासक है वो समाप्त हो गए। अंतिम शासक का चीज आपको एक बार क्लियर कर लेनी है कि जो मेन लाइन चली आ रही है उसमें अंतिम शासक विष्णुगुप्त या चंद्रादित्य है। और फिर जो लेटर गुप्तन है, उत्तर गुप्त है, इनका जो बचा खुचा हिस्सा है उसमें जो अंतिम शासक है वो जीवित गुप्त है। आयोग में एक बार सवाल आया था तो आयोग ने जीवित गुप्त द्वितीय को माना है। ठीक है। लेकिन दोनों में क्या है मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब यहाँ पर गुप्त प्रशासन की अगर बात कर लें तो जो गुप्त राजा थे उनके अंदर देवत्व का सिद्धांत बहुत लोकप्रिय था। और इस देवत्व के सिद्धांत को दिखाने के लिए वो इस प्रकार की उपाधि धारण करते थे जिससे उनका देवत्व दिखाई पड़े, जैसे परम देवता, परम भट्टारक, एकाधिराज, राजाधिराज, पृथ्वीपाल, परमेश्वर, ये सब उपाय धारण करते थे। अब यहाँ अगर देखें तो गुप्त साम्राज्य जो था, ये गुप्त साम्राज्य बेसिकली अगर देखा जाए तो विकेंद्रीकृत था। शासन कैसा था इनका, विकेंद्रीकृत था, डिसेंट्रलाइज था। मौर्यों का सेंट्रलाइज था, इनका क्या था, विकेंद्रीकृत या डिसेंट्रलाइज्ड शासन था। और जो सम्राट थे वो उनकी अपनी परिषदें होती थी, और इन परिषदों में यानी कि काउंसिल्स होती थी, उन काउंसिल्स की सहायता से सम्राट शासन चलाता था। और इन काउंसिल्स में कौन कौन लोग होते थे, राजकुमार होते थे इस काउंसिल के सदस्य।
इस काउंसिल के सदस्य उच्च कर्मचारी होते थे, यानी कि जो दरबार के उच्च अधिकारी हैं वो इसके सदस्य होते थे। साथ साथ कुछ सामंतों को भी इसका सदस्य बनने का मौका मिलता था, और ये जो काउंसिल थी ये राजा को मदद करती थी कामकाज करने में, कामकाज करने में मदद करती थी। अब यहाँ पर प्रशासनिक विभाग को अगर देखें तो सबसे ऊपर साम्राज्य था। साम्राज्य को बांटा गया था प्रांतों में, प्रांतों में साम्राज्य को बांटा गया था। जो साम्राज्य था, साम्राज्य को कई नामों से पुकारा जाता था। साम्राज्य को राज्य बोला जाता था, साम्राज्य को देश बोला जाता था, साम्राज्य को मंडल बोला जाता था, साम्राज्य को पृथ्वी और अवनी भी बोला गया है। वहीं जो प्रांत हैं, साम्राज्य प्रांतों में बटा होता था, और प्रांतों को भी कई अलग अलग नामों से जाना जाता था। तो प्रांतों को कहा जाता था प्रदेश, प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था, प्रांतों को भोग भी कहा जाता था, है ना। तो अभी सवाल आया था, अभी 1-2 साल पहले ही आया था कि जो गुप्त शासन था उसमें भुक्ति किसे कहते थे, तो भुक्ति बोलते थे प्रांतों को। प्रांतों को बांटा जाता था विषयों में। प्रांतों के नीचे क्या होते थे, विषय होते थे। और विषय का जो शासक होता था, विषय का शासक होता था विषयपति। इनको देखने वाला कौन होता था, विषयपति होता था। ठीक। अब विषयपति जो होता था वो अपने यहाँ, विषयपति एक अधिकरण की सहायता से प्रशासन चलाता था, एक अथॉरिटी की सहायता से प्रशासन चलाता था। और इस जो प्राधिकरण है, इस प्राधिकरण में कौन कौन होते थे, इस प्राधिकरण में 4 लोग होते थे। ये 4 लोग कौन है, ये 4 लोगों में होता था नगर श्रेष्ठिन। नगर श्रेष्ठिन कौन, नगर के व्यापारियों की श्रेणी का प्रतिनिधि होता था। सातवाह होता था, जो कि बेसिकली व्यापारियों का प्रतिनिधि होता था, व्यापारियों का प्रतिनिधि होता था। प्रथम कुलीक इसका सदस्य होता था, जो शिल्पियों का प्रतिनिधित्व करता था। और प्रथम कायस्थ इसका सदस्य होता था, जो बेसिकली लिपिकों का प्रधान होता था या प्रधान मुंशी होता था। ठीक। विषय के नीचे हमारे पास होती थी वीथी, वीथी होती थी। वीथ के नीचे ग्राम होते थे, और ग्रामों के समूह को बोला जाता था पेठक या शांतक बोला जाता था। और जो छोटी इकाइयां होती थी, गांवों के छोटे इलाके होते थे, उनको अग्रहार या पट्ट बोला जाता था, अग्रहार या पट्ट बोला जाता था। प्रांतीय प्रशासन में अगर देखें तो प्रांतीय प्रशासन में जो प्रांत का प्रमुख होता था, प्रांत के प्रमुख को कई सारे नामों से पुकारते थे, क्योंकि प्रांत का नाम क्या है, प्रांत का नाम है भोग या भुक्ति। तो यहाँ का जो अधिकारी, यहाँ का जो हेड है प्रांत का, उसको क्या बोलते थे, भौगिक या भोगपति बोलते थे। इसके अलावा उसको उपरिक बोलते थे, गोप्ता भी बोलते थे, और राजस्थानीय भी बोलते थे। यानी कि प्रांतों का एडमिनिस्ट्रेशन करने वाला, यानी कि भोग या भुक्ति का एडमिनिस्ट्रेशन करने वाला कहलाता था भौगिक या भोगपति। इसके अलावा उसे उपरिक, गोप्ता, राजस्थानीय भी कहा जाता था। यहाँ पर इससे संबंधित कई सारे अधिकारी होते थे, परंच कर्मचारी होते थे। जैसे बलाधिकारिणी होता था, ये सैनिक कोष का अधिकारी था। महादंड नायक सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। विनय स्थिति स्थापक विधि और व्यवस्था का मंत्री होता था। भटाष्ट्रपति पैदल और घुड़सवार सेना का हेड होता था। महापिल्लुपति हाथी सेना का अधिकारी होता था। पिल्लू, पिल्लू का मतलब होता है हाथी। साधनिक ऋण और जुर्माने का कार्य संभालता था। हिरण्य समुद्रिक मुद्राधिकारी होता था। तदयुक्तक कोषाधिकारी होता था। और द्रांगिक उद्रंग कर का संग्रह करता होता था। जब उद्रंग कर को इकट्ठा करता था उसको औद्रांगिक कहते थे। और स्थानिक रेशम के कारखानों का इंस्पेक्टर होता था, सुपरवाइजर होता था। रेशम को गुप्त काल में कौशे कहा जाता था। चोरोधर्निक पुलिस मुख्य निरीक्षक होता था। ठीक है। ऐसी जिला प्रशासन को अगर हम लोग देखें, यानी कि विषयों के प्रशासन देखें, तो विषयों का जो हेड है वो कौन है, हेड है विषयपति। और इस विषयपति की सहायक के रूप में कौन होते थे, महत्तार होते थे, जो ग्राम वृद्ध होते थे, यानी कि गांवों के
हेड जो सबसे इम्पोर्टेंट लोग होते थे। ग्रामिक हमारे पास गांव का मुखिया होता था। शौल्किक जो चुंगी का संग्रह करता था। गौल्मिक जंगलों और किलों के अधिकारियों को बोलते थे। ध्रुवाधिकर्णिक भूमिकर का अधिकारी होता था। ठीक है। रालवटक लेखपाल या मुनीम होता था। ऐसे ही होता था हमारा क्या नाम है उसका, अवस्थिक। अवस्थिक कौन होता था? धर्मशालाओं की देख रेख करने वाला। धर्मशालाओं की देखरेख करने वाला होता था। अष्टकुलाधिकर्णिक होता था। अष्टकुलाधिकर्णिक होता था कौन? स्थानीय जो क्षेत्र है उसमें जो 8 प्रमुख कुल या परिवार होते थे उनका अधिकारी अष्टकुलाधिकर्णिक होता था। ध्रुवाधिकर्णिक भूमिकर का अधिकारी होता था, है ना। ऐसे ही जिले में एक रिकॉर्ड ऑफिस होता था जहां पर सारे डॉक्यूमेंट्स रखे जाते थे, और इस रिकॉर्ड ऑफिस को अक्षपटल बोला जाता था। और इस रिकॉर्ड ऑफिस अक्षपटल का जो हेड होता था उसको महाक्षपलिटिक बोलते थे। जो क्लर्क लिपिक होते थे उनको दिविर बोला जाता था। क्लर्कों को दिविर बोला जाता था। यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो राजस्व के जो साधन थे, राजस्व के साधन बेसिकली हमारे पास कौन कौन से होते थे? गुप्त काल में जो भू राजस्व था उसकी दर थी उपज का 1/6। सिंचाई कर को बोलते थे बिदक भागम। और भूमि कर को बोलते थे उद्रन। उपरिक नाम का कर उन कृषकों से लिया जाता था जिनका भूमि पर कोई अधिकार नहीं होता था। तो उपरिक नाम का एक अधिकारी भी है जो विषय पति का ही प्रांत पति का ही दूसरा नाम है। और उपरिक नाम का एक कर भी होता था। अकरदायी होते थे वो जिन्हें कोई भी कर नहीं देना होता था। ठीक है। कर दो प्रकार से लिए जा सकते थे। कर हमारे नगद भी लिए जा सकते थे, और कर हमारे किसी वस्तु या अनाज के रूप में भी लिए जा सकते थे। नगद लिए जाने वाला कर हिरण्य कहलाता था, और वस्तु या अनाज के रूप में लिए जाने वाला कर मेय कहलाता था। ठीक है। गुप्त सम्राट जो थे वो विष्णु के उपासक थे, हम जानते ही हैं, और वो अपने आप को परम भागवत कहते थे। और स्कंदगुप्त के जूनागढ़ शिलालेख में जो है उसकी शुरुआत विष्णु की स्तुति से होती है। ठीक। यहाँ पर वाकाटकों के साथ इनके संबंध थे। वाकाटक से जैसा हमने बताया कि शादी करी गई थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री की शादी करी थी शकों को भगाने के लिए, सहायता प्राप्त करने के लिए। तो वाकाटकों में अगर देखा जाए तो जो राजा प्रबल सेन है उसने 7 यज्ञ किए थे, जिनमें यज्ञ कौन कौन से? अग्निष्टोम किया था, अपतोयम किया था, वाजपेय किया था, ज्योतिष्टोम किया था, बृहस्पतिश्व किया था, षड्यस्त्र किया था, और अश्वमेध यज्ञ किया था। प्रबल सेन ने कुल मिलाकर 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे, और उसकी जो राजधानी बेसिकली जो वाकाटकों की थी वो चाणक थी। लेकिन प्रबल सेन ने राजधानी को चाणक से हटाकर पुरीक में स्थापित कर दिया था। जो अजंता की गुफाएं हैं उसमें गुफा नंबर 16, 17 और जो चैत्य गुफा नंबर 19 है वो वाकाटक काल की गुफा है। वाकाटक काल की गुफा है। यहाँ पर अगर वाकाटकों के बारे में देखा जाए तो जो वाकाटक थे ये गुप्तों के समकालीन थे। गुप्तों के समकालीन थे, और इनका जो शासन था वो बेसिकली महाराष्ट्र के इलाके में था। ठीक। ये अपने आप को हरित्यपुत्र या हरिति के वंशज कहते थे। ठीक है। ये धर्मराज की उपाधि धारण करते थे। धर्मराज की उपाधि धारण करते थे। इसका जो संस्थापक था वाकाटक वंश का वो विंध्य शक्ति था। और विंध्य शक्ति को वाकाटक वंश केतु, वाकाटक वंश केतु कहा गया है अभिलेखों में, शिलालेखों में। फिर विंध्य शक्ति के बाद हमारे पास आता है प्रवर सेन प्रथम। ये है वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापन, और इसने कई सारे यज्ञ किए हैं। ठीक है। और अगला है हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है वो है रुद्रसेन। इसके बारे में देखा हम लोगों ने, 4 अश्वमेध किए थे। रुद्रसेन प्रथम। ठीक। रुद्रसेन प्रथम के बाद पृथ्वीसेन प्रथम। पृथ्वीसेन प्रथम को इलाहाबाद स्तंभ लेख में कहा गया है कुंतलेन। कुंतलेंद्र कहा गया है।
फिर हैं हमारे रुद्रसेन द्वितीय। रुद्रसेन द्वितीय से ही जो चंद्रगुप्त द्वितीय है उसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। प्रभावती गुप्ता की जो शादी है वो रुद्रसेन द्वितीय से ही की गई थी। ठीक। वाकाटकों का जो अंत है, वाकाटकों का जो पराभव है, वो पराभव किसके द्वारा किया गया? कलचुरी वंश के द्वारा। कलचुरी वंश द्वारा इसका पराभव किया गया। ठीक। ये शिव के अनुयायी थे। और शिव को महेश्वर और महाभैरव कहते थे। ये बेसिकली वाकाटकों के बारे में इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज और देख लेते हैं, यहाँ पर गुप्तकालीन मंदिर इंपॉर्टेंट है। गुप्त काल में बेसिकली जो मंदिर, इन पर सवाल पूछा जाता है। जैसे हमारे पास जो पहला मंदिर एक है वो है हमारा विष्णु मंदिर, जो बेसिकली एमपी के जबलपुर के तिगवा में है। दूसरा है भूमरा का शिव मंदिर। इसको तिगवा विष्णु मंदिर भी इसीलिए बोलते हैं। भूमरा शिव मंदिर, ये भी कहाँ पर है? एमपी में है। तीसरा है नचना कुठार पार्वती मंदिर, एमपी में है। दशावतार मंदिर, ये देवगढ़ में है, झांसी के पास। पांचवा है खोह शिव मंदिर, ये भी मध्य प्रदेश में है। छठा है भीतर गांव का ईंट निर्मित मंदिर। ठीक है, भीतर गांव का ईंट मंदिर निर्मित मंदिर, या इसी को लक्ष्मण मंदिर भी कहते हैं। ये कहाँ है? कानपुर उत्तर प्रदेश में एक गांव है भीतर गांव। इसकी खास बात यह है कि इसके जो सैंक्टम सैंक्टोरम है, यानी कि जो गर्भगृह है, गर्भगृह में कोई देवता स्थापित नहीं है। कोई भी देवता स्थापित नहीं है। तो ये इनके बेसिकली जो है वो इम्पोर्टेंट मंदिर हैं। ठीक। तो ये हमारा गुप्त वंश था। इसको कर लीजिए और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, मेहनत करिए और जल्दी से एग्जाम को अच्छी तरीके से क्लियर करिए। ठीक है, चलिए अगली क्लास में मिलते हैं।